साथियों, आज हम बात करेंगे मुगल काल की कुछ प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में। 1526 में भारत में बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है और बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो मुगल वंश के चरमोत्कर्ष वाला काल था, उसके मध्य में कुछ ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने अपनी नीतियों से मुगल राजनीति को प्रभावित किया। इसके अलावा कुछ ऐसी महिलाएं थी जो अपने कार्यों के कारण मुगल प्रशासन में या मुगलों के समय अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलबदन बेगम के बारे में। गुलबदन बेगम जो बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। हुमायूं बाबर का ही बेटा था, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और यह अरबी और फारसी दोनों भाषाओं की प्रकांड विदुषी थी। मतलब अरबी और फारसी दोनों ही भाषाओं पर गुलबदन बेगम की अच्छी पकड़ थी। इन्होंने फारसी भाषा में हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी और हुमायूं नामा नामक पुस्तक हमें मुगलों के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध कराती है और विशेषकर मुगल हरम का जीवन और हुमायूं के पलायन के बारे में, इन दोनों घटनाओं के बारे में बहुत ही रोचक वर्णन हमें इस पुस्तक में मिलता है। चूंकि गुलबदन बेगम एक महिला थी और मुगल हरम में महिलाएं रहती थी, तो मुगल हरम का बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन गुलबदन बेगम के द्वारा इस पुस्तक में किया गया है और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। और हुमायूं के जो भागने की जो घटना है, इनके पलायन की जो घटना है, उस घटना का वर्णन भी बड़े रोचकपूर्ण तरीके से, बड़े विस्तृत रूप से इस पुस्तक में हमें प्राप्त होता है। हाजी बेगम या जिसे बेगा बेगम भी कहा जाता है, ये हुमायूं की ही पत्नी थी और अकबर की सौतेली माँ थी। हाजी बेगम मुगलों में इसलिए प्रसिद्ध है कि इन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था दिल्ली में, और हुमायूं का मकबरा मुगल काल की बनी हुई इमारतों में एक विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि यह मकबरा दोहरी गुंबद वाला और 4 बाग पद्धति पर बना भारत का पहला मकबरा है। दोहरी गुंबद कि जिसमें डबल गुंबद बनाए गए हैं और 4 बाग पद्धति पर बनाया गया पहला मकबरा सिकंदर लोदी का था जिन्होंने बनवाया था, लेकिन 4 बाग पद्धति पर बना प्रथम मकबरा हुमायूं का था और जो हाजी बेगम या बेगा बेगम के द्वारा बनाया गया था। फारसी वास्तुकार मिरक मिर्जा गयास, इनकी देखरेख में इस मकबरे का निर्माण हुआ। उन्होंने ही इस मकबरे का डिजाइन बनाया और उसी के आधार पर हाजी बेगम के द्वारा इस मकबरे का निर्माण कराया गया। इसी मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अर्थात कहा जाता है कि शाहजहां ने हुमायूं के मकबरे से ही प्रेरणा लेकर और ताजमहल का निर्माण कराया गया। ताजमहल का निर्माण भी 4 बाग पद्धति पर ही बनाया हुआ है। तो हुमायूं के मकबरे में जिस तरीके से 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए ये जो गार्डन विकसित किए गए हैं, उसी आधार पर ताजमहल का निर्माण किया गया है। तो हाजी बेगम की सर्वाधिक और सबसे विशिष्ट उपलब्धि हुमायूं के मकबरे का निर्माण था। महम अनगा जो अकबर की धायमा थी और पेटीकोट सरकार की मुखिया थी। पेटीकोट सरकार जिसे पर्दा शासन भी कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार कंपटीशन में पूछा भी गया है कि पेटीकोट सरकार से क्या तात्पर्य है या पर्दा शासन से क्या तात्पर्य है। पेटीकोट सरकार का जो मुखिया था, जो मेन कर्ता धर्ता था, वो अकबर की धायमा महम अनगा थी। जब 1556 में अकबर गद्दी पर बैठता है तो उनकी उम्र बहुत ही कम थी और उनका जो संरक्षण करता था वो बैराम खां था। लेकिन कुछ समय पश्चात बैराम खां की भी मृत्यु हो जाती है, उनको भी मार दिया जाता है और 1560 से लेकर 1562 तक अकबर के ऊपर, जब बैराम खां का पतन हो चुका है, बैराम खां मारा जा चुका है, तब अकबर के ऊपर मुख्य रूप से मुगल हरम की स्त्रियों का प्रभाव रहा और मुगल हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहने के कारण ही इस समय को इतिहासकारों के द्वारा
पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन या अतका खेल की संज्ञा दी गई है। मतलब पेटीकोट सरकार से तात्पर्य है 1560 से लेकर 1562 लगभग 2 वर्ष का जो समय, जिस समय में अकबर पर मुगल हरम में मुख्य रूप से महिलाएं रहती थी, तो मुगल हरम की स्त्रियों का प्रभाव रहा और इसी वजह से इतिहासकारों ने इस समय को पेटीकोट सरकार का नाम दिया। इस पेटीकोट सरकार में माहम अनगा जो मुखिया थी, उसके अलावा इसका पुत्र आदम खां और इसकी पुत्री जीजी अनगा, मतलब इन दोनों का सहयोग मिला माहम अनगा को। इन दोनों के प्रभाव से, इन दोनों के सहयोग से ही माहम अनगा का प्रभाव रहा सम्राट या अकबर पर। माहम अनगा के द्वारा ही हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में एक मदरसा ए बेगम की स्थापना की गई। माहम अनगा ने दिल्ली में एक मदरसा बनवाया और जिसे नाम दिया मदरसा ए बेगम। इसमें सहयोग रहा हुमायूं का। अबुल फजल जो अकबर के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि बैराम खां के पतन में भी सर्वाधिक जो योगदान रहा है वो माहम अनगा का रहा है। मतलब माहम अनगा के द्वारा ही बैराम खां को मरवाया गया। ये बात अबुल फजल मानते हैं कि माहम अनगा ने अपना रास्ता साफ करने के लिए बैराम खां को उन्होंने समाप्त करवा दिया। अब हम बात करते हैं नूरजहां या जिसे नूर महल भी कहा जाता है। नूरजहां अर्थात संसार की रोशनी, नूर महल अर्थात महल की रोशनी। यह जहांगीर की पत्नी थी और मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। इनकी माता असमत बेगम थी। इनके माता पिता ईरान के रहने वाले थे। ईरान या जिसे हम फारस कहें, वहाँ के रहने वाले थे। मतलब मूलतः नूरजहां ईरान की रहने वाली थी। आरपीएससी 2014 स्कूल लेक्चरर एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है कि नूरजहां किस देश की निवासी थी। यह फारस या ईरान, एक ही बात है, वहाँ की निवासी थी। और अकबर के शासनकाल में ये अपने माता पिता के साथ भारत आ गए थे। इनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां का जो मूल नाम था वो मेहरुनिसा था और ये अली कुली खां, जिसे शेर अफगान भी कहा जाता है, उसकी विधवा थी। अर्थात मेहरुनिसा की पहले शादी अली कुली खां के साथ हुई थी, जिसे अली कुली खां या अली कुली बेग या शेर अफगान कहा गया है। उसके साथ इसकी शादी हुई थी। इसके एक बेटी भी थी, लेकिन इस शेर अफगान को मार दिया गया और जहांगीर ने 1611 में इससे शादी कर ली और शादी के बाद ही इन्हें नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी गई। नूर महल महल की रोशनी और नूरजहां संसार की रोशनी। 1611 में जहांगीर से शादी होने के बाद इन्हें नूरजहां की उपाधि दी गई। नूरजहां 1611 से लेकर 1622 तक का जो समय है वो नूरजहां युग के नाम से जाना जाता है। मतलब मुगल शासन में नूरजहां की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई। जहांगीर के साथ साथ नूरजहां ने शासन में अपना प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया और उन्होंने वहीं पर राजनीति से प्रभावित होकर ही नूरजहां गुट बनाया, एक अलग से, जिसे नूरजहां गुट या नूरजहां जुनता भी कहा जाता है, उस गुट का निर्माण किया। और इस गुट में उसने अपने ही परिचितों को, जिसमें खुद नूरजहां, उसका पिता मिर्जा गयास बेग, जिसे एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी, असमत बेगम, इसकी माँ, आसफ खां, इसका भाई, और खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से मुगल शासक बना, ये शामिल थे। मतलब इन 5 लोगों का इन्होंने एक गुट बना लिया और जिसे नाम दिया गया नूरजहां गुट। और धीरे धीरे नूरजहां जहांगीर के बदले अधिक शक्तिशाली होना शुरुआत हो गई। एक तरीके से इन्होंने मुगल शासन को अपने हाथ में ले लिया। नूरजहां का नाम शाही आदेशों पर और मुगल सिक्कों पर भी उत्कीर्ण होता था। ये जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन भी देती थी। मतलब नूरजहां ही ऐसी मुगलों में
शासिका थी कि जिनका नाम मुगलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण होता था, और इसी से उनके महत्व का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुगल प्रशासन में इनका कितना अधिक प्रभाव था। नूरजहां और शेर अफगान से जो लड़की हुई थी, उस लड़की की शादी उन्होंने शहजादा शहरयार के साथ कर दी। जहांगीर का ही जो पुत्र था शहरयार, उसके साथ नूरजहां ने अपनी बेटी की शादी कर दी, जो बेटी उनको शेर अफगान से पैदा हुई थी। अब शेर अफगान से पैदा हुई पुत्री की उनके साथ शादी करने के बाद, शहरयार के साथ शादी करने के बाद, नूरजहां गुट थोड़ा एक तरीके से छिन्न भिन्न सा होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि खुर्रम उससे अलग हो चुका था, और खुर्रम जिसे शाहजहां कहा गया है, उसकी शादी नूरजहां के भाई की पुत्री के साथ हो गई थी। और इसलिए जो नूरजहां का जो भाई था, उन्होंने अब आसफ खान ने खुर्रम का सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसी नूरजहां ने शाहदरा लाहौर में जहांगीर का मकबरा और आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया। एतमादुद्दौला या गयास बेग जो इनका पिता था, उनका मकबरा बनवाया, और इनके पिता का जो मकबरा है वो पित्रादुरा पद्धति पर है। पित्रादुरा पद्धति होती है फूलों वाली आकृतियों में कीमती पत्थरों और बहुमूल्य रत्नों की जड़ावट। ऐसा काम करके ये वास्तुकला की ही एक शैली है, और इस आधार पर भारत में बनी पहली इमारत एतमादुद्दौला का मकबरा है, जो पित्रादुरा पद्धति पर बनाया गया है। नूरजहां श्रृंगार प्रसाधन और जेवरातों की भी जानकारी थी, और उन्होंने भी इनके डिजाइन में काफ़ी परिवर्तन किए थे। उनकी जो माँ थी अस्मत बेगम, जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया था, जो इत्र बनाना जानती थी, उनसे भी उन्होंने कई चीज़ें सीखी थी, और उन्हीं के आधार पर ये खुद भी श्रृंगार प्रसाधनों में बहुत अधिक जानकारी रखती थी। इसके अलावा मुमताज़ महल, जो शाहजहां की पत्नी और आसफ खां की पुत्री थी, ये आसफ खां हुई नूरजहां के भाई। इनका मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज़ महल तो शाहजहां से शादी होने के बाद, मूल नाम इनका अर्जुमंद बानो बेगम ही था। मुमताज़ महल भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। इन्हीं की याद में शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में ही आगरा में ताज महल का निर्माण कराया गया था, जो संसार के आश्चर्यों में से एक, 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। इस आगरा में सफ़ेद संगमरमर से बने इस ताजमहल का निर्माण मुमताज़ महल की याद में ही करवाया गया था। और मुमताज़ महल खुर्रम और शाहजहां से शादी होने के बाद मुग़ल राजनीति बहुत अधिक नूरजहां के प्रभाव से मुक्त हो गई थी, और एक अलग ही जो नूरजहां गुट उससे पहले बना था, वो अब अलग हो गया था, क्योंकि आसफ खां ने अब खुर्रम या शाहजहां का सहयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा जहां आरा, जो शाहजहां की पुत्री और औरंगजेब की बहन थी, जहां आरा शाहजहां की बड़ी बेटी थी, और शाहजहां के बाद जब इनकी अंतिम अवस्था थी, जब ये बीमार हो गए थे, तब शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर इनके बीच संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष में जहां आरा ने शाहजहां के बड़े बेटे दारा का पक्ष लिया था। दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब, इन चारों के बीच जो उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध में शाहजहां ने अपने पिता के साथ साथ अपने बड़े भाई दारा का पक्ष लिया, और जब दारा हार गया था और औरंगजेब ने शासन सत्ता पर कब्जा कर लिया था, तब शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में कैद कर दिया था। वहाँ पर भी जहां आरा आगरा में ही अपने पिता के साथ उनके बंदी जीवन में हमेशा उनके साथ रही, और यह सूफी मत के कादरी सिलसिले से प्रभावित थी। सूफियों के जो अलग अलग सिलसिले हैं, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरवर्दी, कादरी, उसमें से कादरी सिलसिले का इसके ऊपर प्रभाव था। इन्होंने आगरा में एक जामी मस्जिद या मस्जिद ए जहनामा नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया, और
इनके महत्व का अंदाज़ा भी हमें इस बात से लगता है कि इन्होंने सहयोग दारा को किया था, क्योंकि जो शाहजहाँ की जो बेटियां थी, जिसमें जहारा ने दारा का सहयोग किया, रोशन आरा ने औरंगजेब का सहयोग किया, गोहन आरा ने मुराद बख्श का सहयोग किया। मतलब उत्तराधिकार युद्ध में अलग अलग शाहजहाँ की लड़कियों ने अपने अलग अलग भाइयों का सहयोग किया। और बाद में जब औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया, उस गद्दी पर बैठने के बाद भी उन्होंने दारा का सहयोग करने वाली जहांआरा को साम्राज्य की प्रथम महिला का पद वापस कर दिया। मतलब इससे पहले इनको जो साम्राज्य की प्रथम महिला का पद मिला हुआ था वो औरंगजेब के बाद छीन लिया गया था। उसके बाद औरंगजेब जैसे ही गद्दी पर बैठा, उन्होंने कुछ समय बाद ही उस पद को उन्हें वापस लौटा दिया। उसके बाद जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी, और औरंगजेब के समय जब उसके पुत्र शहजादा अकबर ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, औरंगजेब के खिलाफ, हमें ध्यान है कि औरंगजेब अपने शहजादा अकबर, ये अकबर हुमायूं का पुत्र वाला अकबर नहीं है, ये अकबर औरंगजेब का बेटा है। तो शहजादा अकबर के विद्रोह का पतन करने के लिए, उस विद्रोह को दबाने के लिए ही औरंगजेब दक्षिण में पहुंच गया था, जहां उसका पतन हो गया था औरंगजेब का। तो शहजादा अकबर और जेबुनिसा, इन दोनों के बीच पत्र व्यवहार होता था, और उसी पत्र व्यवहार के कारण औरंगजेब ने इस जेबुनिसा को वहां से निर्वासित करके दिल्ली भेज दिया था, अपने राज्य से निकालकर दिल्ली भेज दिया। और वहीं पर उन्होंने एक बैतुल उल उलम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। यह प्रश्न भी RS 2012 में पूछा गया है, बैतुल उल उलम। बैतुल उल उलम एक पुस्तकालय था। इसी से मिलती जुलती एक टर्म्स है बैतुल माल। बैतुल माल शाही खजाना था, लेकिन बैतुल उल उलम एक पुस्तकालय था जिसकी स्थापना जेबुनिसा के द्वारा की गई थी, जो औरंगजेब की बेटी थी। जेबुनिसा मखी नाम से कविताएं लिखती थी, और इन्होंने एक दीवान एक मखफी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। ये अच्छी कवियत्री थी और छोटी छोटी कविताएं लिखती थी, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने दीवान ए मखफी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की। इसके अलावा मुग़ल काल में असमत बेगम, जो नूरजहाँ की माँ थी, वो भी एक प्रसिद्ध महिला थी, जिनका भी मुग़ल राजनीति में अहम योगदान रहा।